स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे गद्यांशों और पद्यांशों का संदर्भ करेंगे। देखिए, जो हिंदी के गद्यांश आते हैं और पद्यांश, क्योंकि वर्णनात्मक जो प्रश्न आते हैं वो आपके 50 अंक के होते हैं और 20 अंक आपके बहुविकल्पी के होते हैं। तो जो 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं उसमें से 6 अंक के 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जो कि संदर्भ के होते हैं। 6 अंक का गद्यांश का होता है और 6 अंक का ही पद्यांश का होता है। तो इस प्रकार आपके 12 नंबर इस प्रकार ये पक्के हो जाते हैं केवल गद्यांश पद्यांश के। इसी प्रकार संस्कृत के भी होते हैं 2 गद्यांश, एक संस्कृत के श्लोक का और एक संस्कृत के गद्य का। तो 2 श्लोकों को मिलाकर वहां पर भी 12 अंक मिलते हैं। देखिए, गद्यांश तो टोटल 24 अंक आपको किसमें से मिल जाते हैं? संदर्भ से। यदि आप संदर्भ अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको कितने अंक? 24 अंक फ्री में ही मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संदर्भ में क्या होता है कि आपको दिया जाता है कुछ इस प्रकार लिखा हुआ जो कि गद्यांश में होगा। गद्यांश में क्या होगा? एक कहानी टाइप लिखा होगा, जबकि पद्यांश में क्या होगा? एक पदों में लिखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइनों में। उसका अर्थ भी बताना होगा, आपको व्याख्या भी करनी होगी। तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के आपके 2-2 अंक जुड़ करके 6 अंक मिल जाएंगे। इसी प्रकार पद्यांश का भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पहले ही नंबर पे आने वाला ये प्रश्न है। तो जहाँ पर देखिए, असरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो यहाँ पर जो दिया गया है इससे आपको पढ़ लेना। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है? इसका जवाब देना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर आ हो जाएगा, उससे पूछेगा आपके कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ बताइए। तो दूर से देखकर आपने ममता को देखकर जान चुका होगा कि ये ममता पाठ का है और इसके जो लेखक हैं, लेखक जी हैं, वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद जी। तो वहां पर से आप तुरंत देखते ही जान चुके होंगे, क्योंकि मित्रता होगा तो आपके शुक्ल जी होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपके क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी। और यहाँ पे ममता लिखा हुआ है, तो ममता से हमें जानने को ये मिल रहा है कि ममता पाठ का है और ये श्री जयशंकर प्रसाद जी की मतलब कविता है, या कविता नहीं है ये, उनकी लेखक है। इनके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो संदर्भ आपको हेडिंग डालनी है इसी प्रकार, पर इसी प्रकार नहीं डालना कि रेड पेन से आप भी डाल दे। वहाँ पे ब्लैक और ब्लू का ही यूज करना है, अदर कोई पेन भी यूज नहीं कर लेना। ठीक, तो संदर्भ डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण। मतलब जो गद्यांश यहाँ पे दिया गया है, ये गद्यावतरण भाग जहाँ से लाया गया है, अवतरित हुआ है हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के गद्य खंड से। गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्गृत है। कि कहाँ से? ममता नामक कहानी से उद्गृत है। ठीक, इसके लेखक क्या? छायावादी युग के प्रवर्तक। देखिए, जो आपके छायावादी युग के प्रवर्तक हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। तो आप इतना ज़्यादा ये जो एडिशनल जोड़ा गया है, इसको आप भी जोड़ करके आप अपने अंक को ज़्यादा अच्छा सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल फैक्ट है, ये सभी स्टूडेंट नहीं लिखते इसको। ठीक, तो आप इसको लिख करके आप एडिशनल फैक्ट जोड़ करके, जहाँ पर मैंने रेड पेन का यूज किया उसको आपको ब्लैक पेन में करना होगा। ठीक, क्लियर मेरी बात? अब यहाँ पे दूसरे स्थान पर क्या करना है? रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। ऐसा सेम आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या कहाँ कहाँ है? रेखांकित अंक कहाँ कहाँ है? तो ये रेखांकित अंश यहाँ से लेकर रेखा चली गई है, यहाँ से आई, ये यहाँ तक आया। तो इसकी व्याख्या करने का मतलब इसके अंदर क्या अर्थ निकल रहा है ये बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका जब भी व्याख्या करनी पड़े रेखांकित अंशों की, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जिसका पाठ होगा, जो इसके लेखक होंगे, पहले उसका नाम लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी ये कहते हैं। तो हम ऐसे ही कुछ लिखने वाले, यहाँ तक ही इसका अर्थ बताना है और पूरा अर्थ नहीं बता देना इसका। तो यहाँ पे लिखा हुआ, श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वरोही को बुलाकर उससे कहा। यही तो बात हुई कि रुक रुक कर उससे कहा,
तो क्या कहा उसने, ममता ने अश्रोही से ममता ने क्या कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर नवनिर्माण मतलब नए घर के निर्माण के लिए, मेरे घर के मतलब दोबारा निर्माण करने के लिए आदेश दिया था, अपने एक अधीनस्थ को दिया था, मतलब अपने एक अधीनस्थ को आदेश दिया था। ठीक, तो आदेश किस लिए दिया था, उनका नया घर बनवाने के लिए या नई झोपड़ी बनाने के लिए। झोपड़ी के नीचे नया, देखिए यह साधारण मुगल था, उसने एक दिन उसी झोपड़ी के नीचे वह रह गया था, मतलब था उसने उसने घर बनवाने की उसको क्या दिया था, सॉरी यहाँ पे से ये नहीं था, यहाँ से यहाँ तक का था। ठीक, मैं जल्दी जल्दी में यहाँ भूल गया, तो यहाँ पे चुका था। ठीक, बनवाने की आज्ञा दे चुका था। ठीक, यहाँ तक था, तो यहाँ पर रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक की आपको कर देनी है। इसके भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे, यहाँ पर भी एग्जामिनर चेक करेगा तो 2 अंक देगा, और यहाँ पर भी चेक करेगा 2 अंक, क्योंकि स्टेप मार्किंग चलती है आपकी। उसके बाद लास्ट जो सवाल होता है वो आपका इसी से मिलता जुलता सवाल होता है, जैसे चिर विश्राम ग्रह से क्या आशय है। यहाँ पे जो आपको वर्ड मिला होगा चिर विश्राम ग्रह, इसका आपको मीनिंग क्या समझ में आ रहा है इसमें, वो बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको इसी जगह से मिल रहा होगा। ठीक, तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम में जा रही हूँ। मतलब ये चिर विश्राम का मतलब बहुत लंबे समय के लिए विश्राम करना, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि लंबे समय का विश्राम, मतलब इससे यह आशा है कि ऐसे ग्रह से, मतलब ऐसे ग्रह से, इससे आशा है कि ऐसे ग्रह से, मतलब ये इस शब्द से क्या, विश्राम गृह से, इससे ऐसा आशय है कि मतलब इस ग्रह से ऐसा आशय है कि जहां मनुष्य अंततः समय तक विश्राम कर सकते हैं, मतलब अंतिम समय तक विश्राम कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से परलोक सिधारने की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर चिर विश्राम का मतलब बहुत दिनों तक, अंततः है मतलब अंत तक आप वहाँ पर निवास कर सकें, उसके लिए यहाँ पर विश्राम कर सकें, उसके लिए चिर विश्राम गृह का मतलब होता है। ठीक, तो इस प्रकार इसके भी 2 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे यदि आप लिखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये तो गद्यांशों का था, अब पद्यांशों का कैसे संदर्भ करेंगे ये भी जान लेते हैं, क्योंकि दोनों अगर सीख लेते हैं तो आपको 12 अंक प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसके 6 अंक और 6 अंक उधर से, और अच्छी तरीके से लिखना सीख जाते तो आपको काफ़ी अच्छे अंक मिल सकते हैं। देखिए मैं एक बात और बता दूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ नहीं लिखनी है, ये चीज़ आपको पेपर में दिया जाएगा। ठीक, आपको केवल और केवल ऐसे ही आपके उत्तर लिखने हैं बस, और यहाँ पर प्रश्न भी नहीं लिखना, आपको केवल उत्तर ही लिखने हैं। ऐसा नहीं करना कि आपको इसी को नोट करते रह जाए, बहुत बड़ी आपको ये हिंदी देता है वहाँ पर, तो आप इसको नोट करने के चक्कर में नहीं रहेंगे। मैंने यहाँ पर क्यों नोट किया, क्योंकि आपको पढ़ाना था मुझे। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरे को, बोर्ड एग्जाम में भी आपको ये दूसरे स्थान पर ही मिलेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका आता है, पर वो पद्यांश से होता है। अभी आपने जो संदर्भ देखा वो गद्यांश का था, ये पद्यांश का है। तो दोनों के 6-6 मिलाकर आपको कितने अंक हो जाएंगे, 12 अंक। यहाँ पर भी आपको 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको क्या दे दी जाएगा, एक पद, एक किसी भी प्रकार की कोई भी रचना होगी उसको दे दिया जाएगा आपको, इस प्रकार एक कविता की टाइप। तो कविता टाइप को आपको उसको क्या करना होगा, उसी को आपको पहले पढ़ लेना है, फिर इसका आपको अर्थ भी बताना पड़ेगा, मतलब व्याख्या करनी पड़ेगी, और दूसरे नंबर पर इसके बारे में कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि यहाँ पर जो भी जिस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा वो आपसे पूछ लेगा। कभी रस छंद अलंकार भी पूछ सकता है, यहाँ पर आपको अगर कोई बन रहा हो जैसे चरण कमल बंदो हिराई, तो आपने पढ़ा होगा कि ये किसी प्रकार का एक क्या है, अलंकार है, तो अलंकार भी यहाँ से पूछ सकता है। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न आएगा वहां पे पूछेगा कि संदर्भ का जो है ना, वो संदर्भ बताइए, इसका जो दिया गया है आपको, ये पोएट्री दी हुई है उसका क्या बताना, आपको संदर्भ बताना है। जो आपकी यहाँ पे कविता दी हुई है, कविता का संदर्भ बताना है। तो आपको पहली हेडिंग क्या डालनी होगी, संदर्भ। सेम बोर्ड एग्जाम में भी देखने को ऐसा ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, संदर्भ लिखने से यह पद, जो आपका पद दिया गया है वो श्री किसका जी, किस जी का, किनका है, तो ये सूरदास जी का। देखिए गौर से देखिए आप, सूरदास जी लिखा है कि नहीं, देखो, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और बहिरव सुनय गूंगा पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई।
ये आपका पद नाम का जो पाठ है उसमें से लिया गया है, सूरदास जी का पाठ था, बहुत ही अनोखा पाठ है। इस पाठ को पढ़ने के बाद मैं अपनी क्लास लाइफ की बता रहा हूँ, जबकि मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो वहाँ पर मुझे भी बहुत ये अच्छा लगता था इस पाठ को पढ़ने में। पहला ही पाठ है आपका पद सूरदास जी का। वहाँ पे जितने भी आपको दिए गए होंगे, जितने भी दिए गए हैं, जितने भी आपको कविताएं दी गई हैं, वहाँ पे प्रत्येक पद पर आपको सूरदास जरूर लिखा मिल जाएगा। इससे तो पहचान मिल जाएगी। 2 अंक तो इसी के पक्का, क्योंकि दो दो अंक के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 अंक यहाँ से पक्का। तो यहाँ पर यह पद श्री किसका है? श्री सूरदास जी, सूरदास जी द्वारा रचित 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 किस पाठ से लिया गया? पद नामक पाठ से लिया। आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, पाठ से अवतरित है। तो आप किसी भी प्रकार से इसका संदर्भ लिख सकते हैं। मैं एक और तरीका बता देता हूं आपको। यहाँ पर आपको क्या देना होगा? यहाँ पे आपको केवल दो चीज देखना है। एक तो पद देना है कि पद नामक पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पे आपको बता देना पाठ का नाम लिख देना। क्या? पाठ का नाम। शीर्षक या लेखक का नाम भी आप यहाँ पे डाल देंगे, या तो रचयिता का नाम डाल देंगे। तो रचयिता का नाम डाल देंगे, रचयिता का नाम तो आपका सूरदास जी। तो इसके भी 2 अंक आपको मिल जाएंगे, कोई इसमें डिफरेंस नहीं दोनों चीज़ों में। आप वैसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे हिंदी खंड के मतलब पद नामक पाठ से लिया गया है, पद खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक सूरदास जी हैं। तो जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। मेरी मानो तो आप इतना लिखकर ही आप अपने अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम वो और रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि हिंदी में समय कम बचता है। मैं एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको निबंध भी लिखना होता जो कि 9 अंक का होता। अगर वो छोड़ देंगे तो आप तो पहले से ही कितने नंबर पे आ गए? इतने नंबर पे आ गए, 61 नंबर पे। 70 नंबर का पूर्णांक होता है, 61 में तो आप वैसे भी आ गए। तो आप इसको नहीं छोड़ेंगे कि इसको निबंध को लिखना। उसके बाद आपको मैं इसका बता देता हूँ कि व्याख्या पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न 12 नंबर जो आपका प्रश्न बनेगा, वहां पे कहेगा कि इसकी व्याख्या बताइए, इसका अर्थ बताइए। हिंदी में क्या होगा? शुद्ध हिंदी में आपकी भाषा में, अपनी भाषा में व्याख्या करनी होगी। ठीक, तो क्या करना होगा? व्याख्या करनी होगी। तो इस व्याख्या को आपको करना कैसे, ये जान लेना है। तो व्याख्या आपको करनी कैसी? तो व्याख्या आपको करनी है, इसको पढ़ पढ़ के। पहले देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। जो चरण है ना, कमल बंदो हरिराई, हरि की जो चरण है उसकी तुलना किससे कर रहा है? कमल से कर रहा है। ठीक, कौन कर रहा है? सूरदास जी कहते हैं कि जो हरि के है, विष्णु भगवान विष्णु या कृष्ण जी के हरि के जो चरण है, का मतलब पैर हैं, जो चरण है, वो चरण क्या है? कमल के समान है बिल्कुल, उससे इसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर आपका अलंकार भी है, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना कि अलंकार कौन सा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा इस चीज के बारे में। तो जाकी कृपा पंग गिरी लांग है, मतलब जिनकी कृपा से ना, पंग मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिरी मतलब पर्वत को, पहाड़ को क्या कर सकता है? छलांग मार के नाप सकता है, मतलब उस पार जा सकता है, मतलब वो भी पर्वत पर चढ़ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, मतलब अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख सकता है, किनकी कृपा से? हरि की कृपा से। ठीक, तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जिनकी कृपा से पंग मतलब लंगड़ा व्यक्ति भी, विकलांग व्यक्ति भी, वृद्ध व्यक्ति भी, मतलब किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्या पर्वत को लांग सकता है, और क्या कर सकता है? अंधे को सब कुछ दिखाई भी दे सकता है, यदि हरि चाहते हैं। तो बहरा सुने, मतलब बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंगे पुनि बोले, मतलब गूंगा व्यक्ति क्या करता है? दोबारा बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, मतलब जो अमीर है, जो गरीब, रंग मतलब गमीर, सिर छत्र छत्र धराई, मतलब जो अमीरों के हैं, जो मतलब सिर पर क्या है? छत्र धराई, छत्र मतलब मुकुट धराया हुआ है। ठीक, तो राजाओं महाराजाओं का रंग भी क्या कर लेता है? चले, रंग चले सिर छत्र धराई, मतलब रंग को भी वो क्या बना सकते हैं? राजा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका व्याख्या कर सकते हैं। और यहाँ पे सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदा होती पाए, सूरदास करुणा में, मतलब सूरदास की करुणा में आकर कह रहे हैं कि बार बार बंदा होती पाए, इस चरण को बार बार मेरा प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ठीक,
तो आपको ये कैसा सा लगा? तो देखिए मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ यहाँ पे कि चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब हरि की जो कमल, मतलब चरणों की तुलना किससे की जा रही? कमल से। और बिल्कुल समानता भी पाई जा रही है। अब तो मैं आपको पूरा तरीके से परिभाषा बता रहा हूँ, तो आप अलंकार तुरंत बताइए मुझे। जाकी कृपा पंगु गिरि लांगे, मतलब जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी क्या पर्वत को लांग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई दे सकता है। बहिरे सुने, बहिरा भी सुन सकता है। गूंगा पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः दोबारा बोलने लगता है। रंग चले सिर सत्यधाई, मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्या हो सकता है? अमीर हो सकता है, राजा हो सकता है। राजा का मुकुट लेके चल सकता है। किनकी कृपा से? हरि की कृपा से। सूरदास से करुणामे बार बार बंदौ तिहि पाई, मतलब आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार ये आपका अर्थ भी हो जाएगा। बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर देखिए अब इस नंबर पे आपको स्वयं से लिखना है, क्योंकि मैं सारा कुछ बता नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको ये चीज़ लिखने की जो प्रैक्टिस ना, आपको 2-4 बार पेपर दे लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ किसी भी मॉडल पेपर उठाइए, कैसा भी पेपर उठाइए, आपसे ये नहीं मतलब है कि यार कि यही बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कम से कम लिखना तो सीखेंगे, कैसे लिखा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और अपनी जो क्लास टीचर हैं, कहीं पर भी जो हिंदी पढ़ाते हैं आपको, तो उनसे जाके चेक करवाइए कि आपको कैसा लगा है, उनको वो इंप्रेशन में कितने नंबर दे रहे हैं, आपको कितने मार्क्स दे रहे हैं, कितने अंक दे रहे हैं, आपकी कॉपी कैसे रह रही है, उनसे पूछिए, सलाह लीजिए। क्योंकि मतलब जब तक आप इसके बारे में कुछ लिखेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना होगा आपको ना, ये चीज़ जो बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको नोट करके और आपको एक बना लेनी है कॉपी, खरीद लेनी, क्योंकि आपको मार्केट में मिल जाती होंगी ऐसी जो कॉपी, जहाँ पे मार्केट में आपको ऐसी कॉपी नहीं मिलती होंगी जहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल पैटर्न में लिखी होती हैं। तो उसी कॉपी को ले लेना, उसी में लिख लेना और उसके बाद इसको फिट कर देना और चेक करा लेना कितने अंक आप मतलब प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको 4 से 5 बार करना है, एक बार में कुछ नहीं होता। देखिए डायरेक्ट आप जाके पेपर देंगे तो गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि आप डायरेक्ट पहली बार हैं, पहली बार सबसे गलती हो जाती है। तो दूसरी बार भी आपको ऐसा ही करना है, तीसरी बार भी आपको ऐसे ही पेपर देना है और चौथी बार जब लास्ट वाला पेपर देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो सब तो दे चुका हूँ यार, सेम सेम तो वैसा ही आ रहा है, बदलेगा कुछ नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं वही आएगा। हिंदी सबसे आसान विषय होता है अंक लाने के लिए, बाकी आता कुछ नहीं है हिंदी में किसी को ज़्यादा, बाकी अंक ला सकते हो आप। तो यहाँ पर अफसा नंबर में आपसे यही पूछा जा रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई जो आपका था, उसमें कौन सा अलंकार है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, इसको मैं नहीं बताने वाला। तो इस प्रकार ये 12 अंक आपके पक्के होते हैं।